अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन चीज़ों पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौज़ूआत कुछ इस तरह है कि इमरान खान का कोयटा में जलसा और बलूचिस्तान के हालात की खराबी का खान साहब ने नवाज शरीफ को जिम्मेदार करार दिया है। सदर जरदारी का उकाड़ा में खिताब, वो कहते हैं कि यक तरफा तौर पर सियाचिन से फ़ौजें वापस नहीं बुलाई जा सकती और उन्होंने ये भी कहा कि जनूबी पंजाब से भी भारत के लिए रास्ता खोलने पर सोचा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एफिड्रिन केस में एंटी नारकोटिक्स फोर्स में तबादलों के अहकामात मनसूख कर दिए हैं। और आज हम गुफ्तगू करेंगे 21 अप्रैल के हवाले से, और 21 अप्रैल का हवाला है अल्लामा इकबाल का, कि अल्लामा इकबाल का तसव्वुर हमारे मुल्क के बारे में, हमारे पाकिस्तान के बारे में क्या था। और जानते हैं आप सब के हमारे साथ मौजूद होते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज इमरान खान साहब ने आखिरकार कोयटा में वो जलसा कर लिया जिसका बड़ा इंतज़ार भी था और जिसके लिए बड़ी कैंपेन चलाई थी उन्होंने। हाँ, मुलतवी भी हुआ, पहले मार्च में करना चाह रहे थे, फिर ये एक माह बाद यानी अप्रैल में हुआ है। शाम साहब, हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा और उसके बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी सदर आसिफ अली जरदारी पर, और सदर आसिफ अली जरदारी सर उकाड़ा पहुंचे हैं। नहीं, मैंने ये अर्ज किया कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के सरबराह भी हैं और सदर पाकिस्तान भी हैं। ठीक है, अब ये वो बात करते हैं पीपल्स पार्टी के सरबराह के तौर पर और वो लग जाती है सदर पाकिस्तान के जुम्मे। जैसे शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग पंजाब के सरबराह हैं और वजीर आला भी हैं। जी बिल्कुल। अब जो वो बात करते हैं वो वजीर आला को जेब नहीं देती, तो ये मुश्किल हो गई है। जो लोग ऑफिस होल्डर्स हैं, स्विस केस में यही मसला तो चल रहा है। हाँ, नहीं, वो स्विस केस में तो ये मसला शायद इस तरह नहीं है। जी जी। लेकिन ये जो ऑफिस होल्डर्स हैं ना पार्टी के, उनकी बात और है, वो एक दूसरे से उलझ पड़े तो कोई बात नहीं। ठीक है। जो ओहदे जिनके पास है मुमलकत के, उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि सदर पाकिस्तान है या वजीर आला पंजाब है, तो एक दूसरे के बारे में ऐसी गुफ्तगू की जाए जिससे फिर एक वफाक पाकिस्तान को ठेस पहुंचे। छोटे मियाँ बड़े मियाँ इस तरह की नहीं, वो तो फिर देखिए, अब वो अगर वो सिर्फ पार्टी के सरबराह हो तो छोटे मियाँ से निपट ले, बड़े मियाँ से भी निपट ले। ठीक। और उन्होंने ये बात जो कही है कि वो यकतरफा तौर पर सियाचिन से फौजें नहीं बुलाएंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है। यकतरफा तौर पर फौज बिल्कुल नहीं बुलानी चाहिए, लेकिन दो तरफा तौर पर बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी इंडिया के साथ जो मामलात हैं हो रहे हैं, मुज़ाकरात करने चाहिए। और वहाँ से भी जो कियानी साहब के बयान के बाद एक पॉजिटिव सिग्नल आया है, वहाँ के जो वजीर मुमलकत दिफा के, उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, खर्चा बहुत हो रहा है, इसे कम किया जाए। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि भारत और पाकिस्तान इस जंग से बाज आ जाएं, क्योंकि ये वो दोनों अपने आप को झोंक रहे हैं मौसम के अगेंस्ट। यानी बर्फ जो है और बर्फ की कब्रें जो है दोनों के लिए तैयार हो रही हैं, आपस से ज्यादा मौसम से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को निकाले इससे। तो ये दो तरफा बातचीत के जरिए मामला आगे चलाएं। बाकी तो जरदारी साहब पंजाबी बोले हैं माशाल्लाह, मैं कहा जेल में रह के पंजाबी सीख ली है उन्होंने। और जो हमारे बुकटी साहब थे, वो भी जब जेल में रहे थे पंजाब में बड़ा अरसा, वो कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार थे, उस वक्त उन्होंने भी खासी पंजाबी सीख ली। अच्छा शम्स साहब, ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो लाहौर में भी आते हैं, अब आप यूँ कहिए कि इंटरनल पंजाब में आ रहे हैं, देहाती इलाकों में जा रहे हैं, उकाड़ा में, और डू यू थिंक कि वो कोई असर डाल लेंगे पंजाब की सियासत? ये है कि जो सियासत है ना वो इसी तरीके से चलती है। अब सियासी जमातें जो हैं उनको लोगों के पास जाना चाहिए, लेकिन उनको ये करना चाहिए कि वो अपना कोई पॉजिटिव प्रोग्राम लेकर जाएं, अपनी कोई अचीवमेंट बताएं, फिर लोगों को ये बताएं कि उन्हें आगे करना क्या है। इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो या कोई और साहब हो, ये लोगों को ये बताएं कि हमने आपके मसाइल कैसे हल करने हैं, हमने आगे आपको आपका एतमाद लेकर आगे कैसे बढ़ना है। ये एक दूसरे को, जो हमारे औरतों के अंदाज में, जैसे कि हमारी छोटी गली बड़ी गलियां पंजाब लाहौर की मशहूर है ना, कि वो दिन भर औरतें लड़ती रहती थी आपस में और शाम को वो कटोरी दरम्यान में रख देती थी कि कल फिर शुरू करेंगे। तो ये तरीका छोड़ दें और एक अपने प्रोग्राम की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि लोग अब ये प्रोग्राम भी सुनना चाहते हैं। भाई आपने करना क्या है, आपने अब तक क्या किया है और आगे क्या करना है, ये बताएं तो सही।
वैसे तंजिया जुमले अच्छे बोलते हैं जरदारी, सब तंजिया सोच जुमले तो समझ के। सारे ही माशाल्लाह बड़े अच्छे बोलते हैं। बहुत उनके पीछे देखिए ना कोई कारखाना भी तो काम कर रहा होगा ना। ये फिक्रे जो हैं सोचने वाले भी मौजूद होते हैं। और वहीं पे सराइकी सूबे की भी बात करते हैं। नहीं, सराइकी सूबे की बात तो जरा पुरानी होगी। देखिए सराइकी सूबा तो ये है कि उनके एक लीडर है पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब जी, उन्होंने नक्शे भी जारी कर दिए। अब उसमें बलोचिस्तान का कुछ सराइकी इलाका भी शामिल है इसमें, उस यानी ये पख्तूनख्वा का सराइकी इलाका भी शामिल है और पंजाब के भी बेशुमार इलाके शामिल कर दिए हैं। लेकिन सिंध में जो सराइकी बोलने वाले हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं गई। तो देखिए बुनियादी तौर पर तो बात यह है सूबे शौक से बनाए, लेकिन ज़बान की बुनियाद पर सूबे नहीं बन सकते। यहाँ कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ सिर्फ सराइकी बोलने वाले आबाद हों, ठीक बात है। जहाँ सिर्फ पंजाबी बोलने वाले आबाद हों। देखिए ये सारी ज़ुबानें बोलने वाले लोग हर जगह रह रहे हैं और वो एक दूसरे में गड़बड़ हो चुके हैं। एक दूसरे के साथ रहते रहते वो एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, एक दूसरे का हिस्सा बन चुके हैं। आप नाखून को गोश्त से अलग नहीं कर सकते जी। तो सूबे तो बनाना है, बनाएं, इंतजामी तौर पर बनाएं। और फिर बात ये, पहले तो आप लोकल बॉडीज का ही इलेक्शन करा लें। हाँ, यही बड़ी बात है। लोगों को आप इख्तियारात दें मुकामी सतह पर। जब तक ये नहीं देंगे ये हंगामे होते रहेंगे तरह तरह से। शम साहब, सदर आसिफ अली जरदारी के लिए चले, खैर वो तो पॉलिटिक्स जो उनकी करें, उनके साथ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो भी उनके साहबजादे एफिड्रीन केस में फंसे हुए हैं। यानी पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात, एक तरफ सदर आसिफ अली जरदारी का केस है तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का केस है और तीसरी तरफ अब वज़ीर आज़म के साहबजादे का केस है। देखिए अब हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। तो वज़ीर आज़म ने ये खबर आई थी कि अपने साहबजादे से कहा कि आके यार तफ्तीश में शामिल हो जाओ। अभी तक पहुँचे नहीं हैं, अगर वो जल्दी आ जाएं तो मुनासिब होगा। देखिए मुझे आज बड़ा लुत्फ़ आया जब वो जो एंटी नारकोटिक्स जो शोबा है उसके सेक्रेटरी जो है लक साहब, जफर अब्बास लक, हाँ, जी लक जी, उनकी यानी किस्मत है, ये कमर है पता नहीं क्या है, तो उनकी जो किस्मत है, ये उनकी लक जो है वो उलट गई है। उन्होंने कहा जी ये जो ANF के लड़के हैं, ये जो वे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, ये बागी हो गए हैं। तो मुझे बड़ा लुत्फ आया इसमें। अल्लाह करे कि पूरा मुल्क जो है वो बागी हो जाए। और देखिए पाकिस्तान के सारे अफसर, सारे कारकुन किसी का नाजायज हुक्म मानने से इनकार कर दें। जब ऐसा होगा फिर पाकिस्तान तब्दील होगा। लेकिन शाम साहब, इस केस के बारे में एक तासुर दिया जा रहा है, चूंकि इसके सरबराह जो DG थे ANF के वो भी एक फौजी थे और जो ब्रिगेडियर साहब हैं जो इस वक्त तफ्तीश कर रहे हैं वो भी एक फौजी हैं, तो फिर वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस वाला एक मामले का बात ये है, ये बताएं कि ये एफेड्रीन एक ममनुआ केमिकल है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसको एक खास मिकदार में दरामद करना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए, ठीक बात। और उसके बाद यह कि उसकी खिलाफ वर्जी हुई, लोगों को बड़ी मिकदार में इसे दरामद करने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा हमने दवा एक्सपोर्ट करनी है, फिर क्या उन्होंने दवा एक्सपोर्ट की। वो जो फ़हीम साहब की रिपोर्ट है तहकीकाती, आप उसे पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो पार्टियां जिन्होंने ये ली है, जिन्होंने कहा जी हमने टेबलेट्स बना के इधर उधर कर दी, ना टेबलेट्स बनाने का सबूत मिल रहा है, ना उनके खरीदने का सबूत मिल रहा है, ना उनके बेचने का सबूत मिल रहा है, ना बिजली के इस्तेमाल करने का सबूत मिल रहा है, ना ट्रक कहीं ले जाने का सबूत मिल रहा है कि गोलियां गई कहाँ हैं, अफगानिस्तान गई हैं, कौन से ट्रक पे गई हैं। तो ये सारी जो वारदात है जो हुई है, तो फिर किसी ने तो की है ना कोई तो प्रेशर में आया है, कोई ना कोई। चलिए हो सकता है कि मूसा गिलानी ने ना की हो, किसी और ने की हो। तो ये जो हमारे सेक्रेटरी साहबान थे, जो हमारे DG साहबान थे, जो हमारे वज़राए कराम थे, वो क्या करते रहे? देखिए ना, वो आया, वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन ये भी तो सवाल है ना, आखिर दो फौजी ही क्यों इस मुकदमे को लेकर चल वो रहे हैं? ANF के ओहदेदार है ना भाई, उनकी जिम्मेदारी है ये। वो एंटी नारकोटिक फोर्स के बंदे हैं, उन्होंने ये सारा ताकुब करना है इनका। जैसे पुलिस ने चोर पकड़ने हैं, अब चोर पकड़ पुलिस चोर पकड़ने आए, कहे ये अच्छी पुलिस है, ये चोर पकड़ रही है, हालांकि पहले तो ये चोरों की हौसला अफजाई करती थी। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम
अल्लामा इकबाल के तसव्वुर पर भी बात करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इस्लामी रियासत के बारे में क्या तसव्वुर दिया था। ये आज हमारे शो का ख़ुसूसी हिस्सा है। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, अल्लामा इकबाल के बारे में हम कहते हैं कि तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक थे। उन्होंने ख्वाब देखा जिसके नतीजे में कायद-ए-आज़म ने जिद्दोजहद की और पाकिस्तान वजूद में आया। मैं आज पढ़ रहा था कि जो 1930 का जो खुतबा अलाहाबाद है वो तो खासा मुबहम सा है। देखिए, जो खुतबा है अल्लामा इकबाल का जी, वो समझे उसमें तो एक बीज डाला गया है। अच्छा, ये तो बहस बरसों से जारी थी कि हिंदू मुस्लिम मसला जो है उसका हल क्या है। जो नया दस्तूर बनेगा, जो आज़ादी की तहरीक जब अपने अंजाम को पहुंचेगी तो हिंदू और मुसलमान किस तरह रहेंगे एक दूसरे के साथ। पहले तो देखिए ना, जब मुसलमान रहे 1000 साल तक, जी बिल्कुल, तो हाकिम रहे। उस वक्त तो हुकूमत होती थी ताकत के बल पर, और ताकत उनके पास थी। ठीक है। वो बाहर से आए, बहुत से खानदान उन्होंने यहाँ रह गए। उनमें और अंग्रेज़ों में ये फ़र्क है कि मुसलमान जो आए, पठान थे, मुग़ल थे, ग़ुलाम थे, जो भी थे, वो यहीं बस गए। ठीक है। वो वापस नहीं गए। फिर उन्होंने इस सरजमीन को अपना वतन बना लिया। वो अंग्रेज नहीं थे। ठीक है। अंग्रेज आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगा। हाँ, वो आए और फिर चले। वो आए और गए। जी, ये आए और यहां बस गए। इन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन को अपना ओढ़ लिया। ठीक है। ओढ़ना बछोना बना लिया, हिंदुस्तानी हो गए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए उस वक्त तो ताकत थी। और जब फिर वोट आया तो फिर सवाल पैदा हुआ, हो हम तो मिनॉरिटी में हैं, उनके वोट ज्यादा हैं, हमारे कम हैं, हम 25% हैं, वो 75% है। एक डोमिनेंस का खतरा पैदा हो गया। अब ये क्या फार्मूला बनाया जाए? तो होते होते जब तकसीम कर दिया जाए, कोई 2 हिस्से बना दिए जाए, हिंदू जो मेजॉरिटी के इलाके हैं और मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, उनके अंदर क्या क्या रिलेशनशिप हो। ये बड़े लोगों ने इस पे बहस की, बड़ी तजावीज़ पेश की। ठीक है। अल्लामा इकबाल ने जो अपने खुतबे में बात की जी, वो उन्होंने कहा, बल्कि खुतबे का आगाज ही ऐसे होता है कि आपने एक ऐसे शख्स को बुला लिया है अपने यहाँ जो इस बात पर यकीन कर रखता है कि इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है और तहजीबी ताकत है, और कहा इस्लाम खुद तकदीर है। वो अपनी तकदीर किसी दूसरे के हवाले नहीं कर सकता। ठीक है, गोया एक फिलोसॉफिकल जवाब था। पर मोमिन जो है, इस्लाम जो है, उन्होंने कहा कि वो आप तकदीर है इस खित्ते की। फिर उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि मुसलमानों का जो वफाक है यहां बनाया जाए उन इलाकों का, इस बरतानवी सल्तनत के अंदर या बाहर। तो जब उन्होंने ये तसव्वुर पेश किया इतने बड़े आदमी की तरफ से, मुसलमानों की अलहदगी की बात आई, एक अगरचे एक तसव्वुर के तौर पर आई, तो हाहाकार मच गई। आप ये देखें कि मुखालफीन ने, अंग्रेजों ने, हिंदू प्रेस ने इसका कैसे नोटिस लिया और अल्लामा इकबाल के पीछे पड़ गए कि ये रिजत पसंद है, ये फिरका पर शायर की हैसियत से देखो ना। नहीं, अब जब उन्होंने ये बात कही, अब उसके बाद फिर उनके यहाँ ये डेवलप होता रहा जी। और आप इकबाल के और जना के खतूत पढ़े, अगर जो कायद-ए-आज़म के नाम अल्लामा इकबाल के खत है, अच्छा। तो फिर उनमें ये तसव्वुर जो है वो वाज़े हुआ है उनकी वफात तक। 38 में, 37 में उनका आखिरी खत है कायद-ए-आज़म, एक अलग रियासत की सूरत। हाँ, उन्होंने कहा कि ये रियासत मैं देख रहा हूं कि यहाँ मुसलमान इलाके जो इस शमाल मगरिब के हैं और फिर बंगाल के हैं, उनको एक अलग करना पड़ेगा, वो अपना एक वफाक बनाएंगे। यानी मुरव्वजा मानों में रियासत के मानों। हाँ जी। वो खतूत में फिर वो एक उन्होंने बंगाल की बात भी की है और इस शमाल मगरबी हिंदुस्तान की बात भी की है। ठीक तो है। उससे फिर उन्होंने उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला गया। इसीलिए जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई तो कायद-ए-आज़म ने यह कहा अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कि अगर इकबाल आज जिंदा होते तो क्या कितने खुश होते। बट उन्होंने 2 साल लिए, इसका मतलब है हाँ, इस सोच विचार में इसमें कायद-ए-आज़म नहीं, 30 से 38 तक पूरा इकबाल की सोच विचार रही और कायद-ए-आज़म तो बाहर से चले गए थे, फिर वापस आए और इकबाल से उनकी खतो किताबत रही है। बड़ी दिलचस्प बात यह है
कि जो अल्लामा इकबाल के खतूत हैं कायद आज़म के नाम, वो तो मिलते हैं। ठीक है। जो कायद आज़म के खतूत हैं अल्लामा इकबाल के नाम, वो गुम हो गए। अच्छा। और अल्लामा इकबाल के जो खतूत थे वो तो कायद आज़म के पास महफूज थे। ठीक है। तो कायद आज़म ने खुद लिखा है कि जब वो ये खत लिख रहे थे तो उनके पास कोई पर्सनल स्टाफ भी नहीं था, तो वो तो खुद ही खत लिखते थे, हाथ से लिखते होंगे या टाइप करते होंगे। ठीक है। तो उसके बाद उसका कोई कॉपी बना के भी रखनी नहीं किसी ने, जो भी था वो बराह रास्त वो भेज दिया अल्लामा इकबाल को। जी। और कायद आज़म के जो पास जो खत आए वो उन्होंने महफूज कर लिए। ठीक। तो फिर कायद आज़म की जिंदगी में वो छपे, उनका दिबाचा भी उन्होंने लिखा है। तो अल्लामा उन्होंने लिखा कि मैंने जो इकबाल की वफात के बाद उनके ट्रस्टीज से ये कहा कि वो खत तलाश करें, वो खत नहीं मिले। इसी तरह अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के नाम जो इकबाल के खत हैं वो तो मिलते हैं क्योंकि वहां महफूज रह गए दारुल उलूम नदवा में, मगर जो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने खत लिखे इकबाल को, उनका पता नहीं चल सका। तो इकबाल के इंतकाल के बाद यूं लगता यह है कि उनके यहाँ कोई ऐसी जिम्मेदारी से काम नहीं किया गया, माल इकट्ठा नहीं किया गया, असबाब इकट्ठा नहीं किया गया, और वो कागजात उनके तल्फ हो गए बहुत से। जिस तरह तारीखी हैसियत, जिस तरह कायद आज़म के कागजात महफूज हैं, उस तरह इकबाल के कागजात सारे महफूज नहीं रहे। तो कायद आज़म के नाम वो जो खत है इकबाल के अगर आप पढ़ें तो उससे मालूम होता है कि उनका तसव्वुर किस तरह वाज़ेह होता चला गया। ठीक है। तो फिर पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान को वो बनाना चाहते थे एक तहजीबी ताकत के तौर पर, एक सकाफती ताकत के तौर पर। वो कहते थे रोटी का मसला भी अहम है और सकाफत भी अहम है। अच्छा, यानी गोया शम साहब, एक जो इससे बात समझ में आई कि पाकिस्तान की बुनियाद वो जो बीज है जिसको आपने कहा खुतबा इलाहाबाद, और असल तसव्वुर अगर जानना है तो उन खतूत की तरफ जाना पड़ेगा। पड़िए, वो डेवलप हो रहा है ना। फिर देखिए बीज डाला गया, ठीक है, फिर पौधा फूटा, कॉम्पल निकली, फिर वो दरख्त बना। अच्छा, अब यहाँ पे अभी आपने कहा कि दो रियासतों के तसव्वुर जो मैं समझ पाया हूँ कि दो रियासतों का तसव्वुर था, बंगाल और ये इलाका जो है, ये दो रियासतों के तौर पर सोचा था उन्होंने कि दो बन जाए, अगर कोई हर्ज नहीं है। बाद में फिर जब ये तहरीक चली है 1946 में, इंतखाबात के बाद जो लोग मुंतखब होके आए उन्होंने ये फैसला किया नहीं एक ही रियासत बननी है, तो फिर रियासत एक बन गई। ठीक है। अच्छा शाम साहब, मैं आपसे एक सवाल, एक थोड़ा सा मफरूज़ा सवाल है कि अगर अल्लामा इकबाल जिंदा होते और तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेते तो भी पाकिस्तान की यही शक्ल होती जो 14 अगस्त 1947 को थी? नहीं, पाकिस्तान की शक्ल तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। अगर मौज़े तुंग जिंदा होते और आज देखते चाइना को, तो यही शक्ल होती चाइना की जो उनके तस्वुर में थी? उनका तस्वुर तो जरा ठीक है ना, अलग था। अगर जॉर्ज वाशिंगटन जिंदा होते जी, और आज अमेरिका को देखते जी, तो क्या यही शक्ल थी? और अगर गांधी जी जिंदा होते और हिंदुस्तान को देखते तो यही शक्ल होती जो वो चाहते थे? देखिए तसव्वुरात में और अमली इक़दामात में और अमली सूरतगरी में फ़र्क होता है। शाम साहब, एक ब्रेक लेनी है और इसके बाद मैं ये पॉइंट आपसे समझूंगा और हमारे नाज़रीन भी समझेंगे कि आखिर इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान, तसव्वुर रियासत के, आज हम उसको पूरा उतरते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी अल्लामा इकबाल के हवाले से और आप कह रहे थे कि ये जो मफरूज़ा हम ना कायम करें, तसव्वुरात और अमल में कुछ फ़र्क। हम उम्मत है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी बिल्कुल। और हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फारूक जी हमारे, हम इनकी तरफ रहनुमाई के लिए देखते हैं। जी बिल्कुल देखते हैं। तो अगर खुलफ़ाए राशिदीन आज हमारी हालत पे गौर करें तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम उनके सच्चे जानशीन हैं? क्या ये दावा कर सकते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अगर हाजिर हों तो हम सही मुसलमान हैं? देखिए, एक इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कमिटमेंट नहीं रही या हम मुसलमान नहीं हैं। ठीक है, हैं, वो उस आइडियल से दूर हैं अभी तक। अच्छा शाम साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो अल्लामा इकबाल ने एक यूनिटी का तसव्वुर दिया मुसलमानों के दरमियान, हाँ, कायदे आज़म ने उस तसव्वुर को लिया और एक रियासत कायम कर दी। 1000 मील का फासला है लेकिन एक रियासत बन गई। अल्टीमेटली अबुल कलाम आज़ाद की बात दुरुस्त साबित नहीं हुई, जैसे आजकल कई जगह कहा भी जा रहा है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान टूट गया और एक मुनासिब वाइब्रेंट रियासत भी नहीं बन सका। देखिए बात यह है, पता नहीं वाइब्रेंट रियासत क्या होती है, उस तरह तो इंडिया में नहीं बन सका।
अब इंडिया को जलिए कितनी तहरीकें चल रही हैं वहाँ, कितने माओइस्ट काबज हैं, कई जगह तो फौज नहीं जा सकती, पुलिस नहीं जा सकती। हम तो अपने रोने को रोते रहते हैं ना, दूसरों की तरफ देखें तो वहाँ भी यही हालात हैं। अभी आप ईरान में जाके देखें, वहाँ के अफरा तफरी है, अफगानिस्तान में देखें वहाँ क्या ज़ेरो ज़बर हो रहा है। तो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ तो हंगामा होता ही रहता है ना। जैसे अस्पतालों में लोग हैं, बीमार पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है पे इंसान को तो बना के ही अल्लाह मियाँ ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। ये तो बीमार भी हो जाता है, ये तो मर भी जाता है, सड़क पे एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये सारे जिस तरह अफराद के साथ होता है, कौमों के साथ भी लेकिन होता है। हमें जो तस्वुर बताया गया था वो ये था कि एक आपको- लेबोरेटरी होगी, आप बीमार नहीं होंगे, एक लेबोरेटरी होगी दुरुस्त है इस्लाम ना, की। ये लेबोरेटरी होगी ना जी। हमने काम करना था ना, हमने बहुत सा काम किया, उसके बाद बहुत सा काम नहीं किया। जब सो जाएंगे तो फिर यही हाल होगा। देखिए जो मौलाना आज़ाद फरमाते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, वही बात यह है। इंडिया के बारे में भी तो कुछ फरमाया होगा ना उन्होंने कि क्या होगा। मौलाना आज़ाद कांग्रेस में थे जी, और कांग्रेस को मुसलमानों ने अपनी नुमाइंदगी का हक नहीं दिया। ठीक है। और जमीयतुल उलमा हिंद थी, मजलिस एहरार थी, ये भी जमातें थी सियासी, और मुस्लिम लीग से मुख्तलिफ थी, इनको भी हक नहीं दिया। जब इलेक्शन हुए 1946 में तो 495 नशिस्तें थी कुल सूबाई असम्बली की तमाम हिंदुस्तान में। ठीक है। उसमें से 440 मुस्लिम लीग ने जीती, मुसलमान जीते। ये मुसलमान नशिस्तें थी। ठीक है। 440 मुस्लिम लीग ने जीती, तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। मरकजी असेंबली की 30 नशिस्तें थी मुसलमानों की, पूरी 30 की 30 मुस्लिम लीग ने जीत ली। ऑलमोस्ट 100% विक्ट्री। इसलिए मुस्लिम लीग के पास नुमाइंदगी का हक आ गया ना। अब मौलाना आज़ाद को चाहिए था, अताउल्लाह शाह बुखारी साहब को चाहिए था, मौलाना हुसैन मोहम्मदी को चाहिए था, वो कहते भाई मुसलमानों ने तो अपनी नुमाइंदगी का हक दे दिया है मुस्लिम लीग को जी, तो अब हम इसके साथ ताउन करेंगे और ये मसला हल करेंगे। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब में एक जुर्रत थी, उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद कह दिया मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूं क्योंकि हमारी सियासत खत्म है। लेकिन मौलाना आज़ाद तो कांग्रेस के सदर रहे। यहां सारी नशिस्तें मुसलमानों की जो थी वो 2-4 को छोड़कर पंजाब में मुस्लिम लीग ने जीती। मौलाना आज़ाद ने आके यूनियनिस्टों के साथ साजबाज करके कांग्रेस की वज़ारत बनवा दी। तो बात यह है कि ये कहना तो आसान होगा ना। अब जैसे डॉक्टर कहता है भाई अगर आप, खुद कायदे आज़म ने कहा, उनकी तकरीरें हैं कि अगर आप सिंधी बनेंगे, अगर आप पंजाबी बनेंगे या बंगाली बनेंगे तो आपका ये असर होगा। अच्छा, अगर डॉक्टर कहता है कि आप ये परहेज नहीं करेंगे आपको मर्ज हो जाएगा, आप परहेज ना करें मर्ज हो जाए, कहते हो गया। अच्छा शाम साहब, जो अल्लामा इकबाल कहते हैं और जिस तरह नारे लगते रहे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम एक लेबॉर्ट्री बनाने जा रहे हैं इस्लामी उसूलों की जहां मुसलमान इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। शाम साहब, अब ये तसव्वुर लगता है कि एक ऐसी रियासत जहां इस्लाम नाफिज होगा, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने ही, कायदे आज़म ने ही ऐसे मसाइल की तरफ तवज्जो दी है जहाँ को एग्जिस्टेंस का मामला है कि हिंदू मुसलमान किस तरह रहेंगे। नहीं तो बिल्कुल ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं, कोई अलग चीज़ नहीं है। हमने कहा कि ये हमारी शराइत हैं। देखिए मौलाना आज़ाद ने, वो तो खुद लिखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया जी बिल्कुल, कि भाई हम ये ग्रुपिंग स्कीम हो जाए, इन शराइत पर हिंदुस्तान इकट्ठा रह सकता है। तो मुस्लिम लीग ने तो उसे मान लिया। और तो ये इकबाल के नजरियात से डिविएशन नहीं थी। देखिए वो तो इकबाल तो फौत हो गए ना 38 में, लेकिन वो उसके खुतबा अल-इबाद से नहीं, कोई उससे डेविएशन नहीं होती। इसलिए कि वो उसी के मुताबिक है ना। आप, उन्होंने कहा कि विदन या विदाउट, अंदर या बाहर एक वफाक बनेगा। तो जब आपने 2 वफाक बनाए मुसलमानों के ग्रुपिंग स्कीम में तो मान लिए मुस्लिम लीग ने। मौलाना आज़ाद कहते हैं ये मेरी स्कीम थी जो मैंने कैबिनेट मिशन को दी, और किसने नहीं मानी? पंडित नेहरू ने नहीं मानी, अच्छा, उनकी कांग्रेस ने नहीं मानी। ठीक है। तो अभी तो इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है, इंडिया में कहा गया है बार बार। तो कई, देखिए ये सारे जो मामलात हैं ना रिसर्च के और चीज़ों के, ये हम टीवी प्रोग्राम्स में शायद पूरे बहस नहीं कर सकते और चीज़ें नहीं ला सकते। ये एक रिसर्च के मौजूआत हैं जिसमें लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। और मौलाना आज़ाद जो थे, उनके अपने जो तसव्वुरात थे उनकी नफी कर दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने। और वो खुद अब बार बार लिखते हैं कि लोग, अगर काश मैं सदारत ना छोड़ता कांग्रेस की
तो ये मामला ना होता। अच्छा शाह साहब, आज के रेफरेंस में अगर हम बात करें कि क्या हम अल्लामा इकबाल की दी हुए रास्ते पे हैं या नहीं है? देखिए, क्या हम रसूलुल्लाह के दिए हुए रास्ते पर हैं? क्या हम उस तरह के मुसलमान हैं जिस तरह के हमें होना चाहिए? क्या हम उस तरह के सेहतमंद हैं जिस तरह का हमें होना चाहिए? ये देखिए, गुनाहगार लोग हैं, कमजोरियां होती हैं इंसानों में, वो हम में भी हैं, दूसरों में भी हैं। हमें उन कमजोरियों को रफा करना चाहिए। आज अल्लाह के फजलो करम से हम एक बड़ी ताकत है, हम एटमी ताकत है, हमने एटम बम बनाया है, हमने ये पूरा अफगानिस्तान, ये सेंट्रल एशिया, इसको आज़ाद करवाया है। आप देखिए कि हम पूरे आलम इस्लाम की हम ताकत बने हैं। हमने पाकिस्तान जब बना है तो कितने लोग गुलाम थे। अलजायर में क्या हो रहा था, ट्यूनिस में क्या हो रहा था, इंडोनेशिया में क्या हो रहा था। ये सारे जो इलाके हैं, पाकिस्तान ने उनको तवानाई फराम की है, उनको आज़ादी दी है। तो कोई पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान बनाने वाले कोई झगड़ा नहीं चाहते थे। आप खुतबा इलाहाबाद पढ़ें, उसमें भी अल्लामा इकबाल ने कहा है कि इससे अमन कायम हो जाएगा, और कायदे आजम भी ये कहते थे कि अमन कायम हो जाएगा तकसीम से, ताकि हम बराबर रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ जब बराबर नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? इंडिया ने क्यों ऐसा उसको अमल नहीं किया उस पर? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मुदब्बर आदमी थे। अब भी मैं फातिहा जब सुबह पढ़ता हूँ, इसाले सवाब करता हूँ, कायदे आजम की करता हूँ, रूको तो उनको भी करता हूँ, अल्लामा इकबाल को भी करता हूँ, क्योंकि मुसलमान जो इंडिया में रह गए हैं उनके लिए वो एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। लेकिन बात यह है, उनकी बात उनके साथियों ने नहीं मानी, तो बात आगे करनी क्या है? शाह साहब, इकबाल पे बहुत सारी गुफ्तगू, और वो आप वाली बात के प्रोग्राम में शायद किसी एक प्रोग्राम में हम इस गुफ्तगू को कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक फ़ेसबुक से आज एक सवाल लेना चाह रहा हूँ, और वो फेसबुक पे जो सवाल है वो कल के आपके एक जवाब से मुतल्लिक है। कल फ्रांस से एक कॉल आई थी और जिसके बारे में आप पे ये एतराज़ है। मिसबा आज़म साहब हैं, ये टीचर हैं एरिज़ोना यूनिवर्सिटी अमेरिका में और PhD हैं। ये कहते हैं कि शामी साहब, मैं कल आपके जवाब से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि आपने कहा कि एक्सपैट्रिएट्स को उनके अपने मुतलका मुल्कों में दिलचस्पी लेनी चाहिए, पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात यहाँ के लोग संभाल लेंगे। और वो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के बारे में जीते मरते रोते रहते हैं, पाकिस्तान से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो एक मैं सुने में एक बात मैं और अर्ज कर दूँ कि हमने घर बनाया, मेरे वालिद ने घर बनाया जी, और उसमें डाका पड़ गया। अब मैं वालिद को कोस रहा हूँ कि घर ना बनाया होता तो डाका ही ना पड़ता है जी। तो आप इसे दुरुस्त रवैया समझेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? तो घर की हिफाजत करनी पड़ती है, माल की, सामान की हिफाजत करनी पड़ती है, हमें भी करनी चाहिए, चौकस रहना चाहिए। और इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, ज़ेरो बम आते रहते हैं, हम हिफाजत करते रहें और करेंगे। बाकी जो बात इन्होंने कही है, मिसबा आज़म साहब ने, अगर इन्होंने ये समझा है तो मैंने ये नहीं अर्ज किया था। मेरा मतलब ये था कि आप इतने ज़्यादा परेशान ना हो। हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलते हैं, वो दूर बैठे होते हैं, पाकिस्तान के हालात में बहुत दिलचस्पी होती है उनको, वाकई होनी चाहिए। उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और वो हमारे भाई हैं। लेकिन बहुत दूर रहकर जब परेशानी ज़्यादा हो जाती है तो उनके आप अपने ऊपर उसके असरात मरतब होते हैं। तो मैंने ये कहा था कि आप इतने परेशान ना हुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। और वैसे देखिए, अगर उन्होंने ये मतलब समझा है कि गोया उनकी कुछ दिल आज़ारी हुई है, तो मैं उनसे माजरत खाऊँ। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आइंदा बुध को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके देखने का और हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अब तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।